तो वेलकम 12th क्लास, स्वागत है आपका नए टॉपिक रशिया और ब्रिक्स में। 12th क्लास में ये बात वैसे बोल दूं क्योंकि पिछले कुछ टॉपिक में मेरे से लिखा गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, क्योंकि 12 साल तक यही चैप्टर का नाम था तो मेरे हाथ से जल्दी से लिखा जाता है, लेकिन चैप्टर का नाम बदल के हो गया सत्ता के नए केंद्र, द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये लिखा गया है, इसको कोई ये मत समझना, टॉपिक आपके बिल्कुल परफेक्ट है, टॉपिक में दिक्कत नहीं है। वो ऊपर चैप्टर के नाम लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि 12 साल से लगातार मैं एक ही चीज़ लिखे जा रहा था, तो वो आदत हो गई थी हाथ को। अदरवाइज टॉपिक आपके बिल्कुल परफेक्ट है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रशिया और ब्रिक्स। तो 12th क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशिया या रूस से। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से या अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस आकार का अंदाजा आप अब लगा रहे हैं तो आप सोचिए ये भारत से 5 गुना बड़ा देश है, 5 टाइम्स फ्रॉम इंडिया, और वो भी जबकि सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो चुके हैं। तो सोचो जब सोवियत संघ के 15 टुकड़े नहीं हुए थे तब कितना बड़ा देश था। और सबसे बड़ी बात, इसका ये जो आकार है ना, इसका जो ये आकार है ना, साइज, ये इसको बहुत बड़ी पावर देता है। यही कारण है कि आज तक विश्व में कोई शायद रशिया पे कब्जा ही नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू कहीं होता और अंत कहीं होता है। ना बड़ा है कि इसको कवर करना ही बहुत मुश्किल है। तो इसकी सबसे बड़ी बात है इसका आकार, विश्व में सबसे बड़ा देश है, द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। एशिया में भी इसका पार्ट है, लगभग यूराल पर्वत एक आता है, यूराल पर्वत से जो राइट साइड की तरफ सारा पार्ट है, राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ, वो सारा एशिया में, और लेफ्ट साइड वाला जो है यूराल पर्वत को उधर वो पड़ जाता है यूरोप की तरफ। तो दोनों ही महाद्वीप में ये फैला हुआ है। इसीलिए इसको जब सोवियत संघ पूरा बना हुआ था 91 से पहले, तो इसे यूरेशिया भी बोला जाता था, यूरोप और एशिया का मिला जुला। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, नेचुरल रिसोर्सेज इसके पास इनफ लेवल पे नहीं है, मास लेवल पर है। व्यापक स्तर पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, और वो भी वो संसाधन जो बहुत रेयर, मतलब बहुत कीमती संसाधन है। पेट्रोलियम, भर के पेट्रोलियम है, इतना पेट्रोल का इसके पास संसाधन इतने ज़्यादा है, मास लेवल पर है ऑयल, कि आप ये सोचो जब सऊदी अरब से अभी इसका थोड़ा विवाद हुआ था तो रशिया ने बोल दिया था कि रशिया 4 से 5 साल तक अगर फ्री में भी, बिना पैसे के, मुफ्त में ऑयल भी बेचे या दे किसी को, तब भी रशिया की इकोनॉमी को, ऑयल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बहुत बड़ा भंडार है ऑयल का, इतना ज़्यादा ऑयल है, खनिज मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और नेचुरल गैस, जाहिर सी बात है ऑयल के साथ नेचुरल गैस, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इनके पास संसाधन है। रिसोर्सेज जो है वो मास लेवल पर, व्यापक स्तर पर इनके पास मौजूद है रशिया के पास। हालांकि ये इसको निकाल कर बेचकर, ये मान लो कि इनकी इकोनॉमी भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड में जो निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल का, वो अकेला रशिया ही कर देता है। तो सोचो रशिया कितना बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है, इतना बड़ा प्रोडक्शन करता है, और अभी भी वो और ज़्यादा निकाले जा रहा। तो उसके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, संसाधन है, पेट्रोलियम, खनिज, मिनरल्स, और इसका प्राकृतिक गैस कह लो या नेचुरल गैस, मिनरल्स और ऑयल्स का। अब बढ़ते इस टॉपिक में आगे। तो 12th क्लास, रशिया, इसकी शक्ति कहाँ है सबसे ज़्यादा? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी होने के कारण, सोवियत इनहेरिटर बोलो कि, या इसको बोल सकते हो सोवियत सक्सेसर, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन या उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद सारी उसकी जितनी भी शक्तियां थी वो रशिया को दे दी गई। तो इसका इनहेरिटर बोला जाता है, उत्तराधिकारी बोला जाता है। इसको 2 बहुत बड़ी चीज़ें मिली जो इसको वर्ल्ड में एक सुपर पावर है, शक्तिशाली बना देती हैं। दूसरा, पहली बात, वीटो पावर या वीटो शक्ति। यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप या स्थायी सदस्यता मिलती है, और वीटो पावर या वीटो शक्ति मिलती है यूएनओ के अंदर। ये शक्ति केवल सब जानते हैं 5 देशों के पास है, पहले सोवियत संघ के पास थी और बाद में रशिया के पास आ गई। इसके अलावा 4 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, मतलब ये एक 5वीं बड़ी महाशक्ति विश्व में बोला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी एक देश के लिए वीटो पावर होना। तो इसको वो सोवियत संघ के
विरासत में उसकी वजह से मिल गई। दूसरी बात, सोवियत संघ को जितने भी परमाणु हथियार थे वो सारे के सारे रशिया को मिल गए, और सोवियत संघ एक बहुत बड़ी परमाणु शक्ति था, लगभग 8000 न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी 100-125 हो तो पता नहीं क्या हड़कम मच जाता है, पर दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु बम, जी हाँ, अमेरिका के पास भी सिर्फ 7200 हैं, 7200 हैं, लेकिन सोवियत संघ के पास 8000 परमाणु बम थे। वो सारे के सारे रूस को मिले, जो रूस को एक बड़ी बिग परमाणु शक्ति, या यूं कह लो एक बहुत बिग न्यूक्लियर पावर बना देती है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में परमाणु बम या न्यूक्लियर बम होना एक देश के पास, ये बताता है कि वो बहुत बड़ी शक्ति अपने पास रखता है। मतलब युद्ध करा रशिया से और वो ख़त्म, क्योंकि उससे युद्ध के बाद वो खुद भी चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन दूसरे को पूरी तरह ख़त्म कर देगा, इतनी शक्ति रशिया में मौजूद है। यही बात है कि कोई भी रशिया से सीधे युद्ध में शामिल या इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तनाव चलता रहे दूसरे के, लेकिन कोई भी शामिल सीधा नहीं होता, कि उन्हें पता है कि एक बार लड़े और तुम खत्म, फिनिश। ठीक है, अब बढ़ते हैं रशिया में आगे। तो 12th क्लास, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से तो रशिया में डेमोक्रेसी है। मैंने पहले भी कई बार, मेरे पास कमेंट भी आएगा स्टूडेंट के, सर डेमोक्रेसी है तो पुतिन ही पावर में क्यों है? क्योंकि सोवियत संघ से अलग होने के बाद इन लोगों ने भले ही डेमोक्रेसी अपनाई हो, मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें आपने लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण जो है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन वाली, उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद इसके जितने भी गणराज्य स्टेट्स थे, रिपब्लिक थे, वो जब कंट्री बनते हैं, देश बनते हैं, तो वो डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, लेकिन उसे कैरी नहीं करते, उसको डेवलप नहीं करते। तो पॉलिटिकली रूस में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बट पुतिन वहाँ 20 साल से पावर में है, व्लादिमीर पुतिन। और ना केवल पावर में है, पुतिन इज द, यूँ कह लो, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर, यूँ कह लो वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली। अमेरिका भले ही कितनी शक्तिशाली रहो, लेकिन मिलिट्री के तौर पे आज भी जो सबसे खतरनाक हथियार है वो रूस के पास ही है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक देश के पास है, जो 10 परमाणु हथियार या बॉम्ब एक साथ ले जा सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो किसके पास है? रशिया के पास है। नाटो ने उसको नाम दिया शैतान 2, RS-28 सर्टन 2, ये मिसाइल का नाम है, खैर आपके लिए नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ी विश्व की पनडुब्बी भी रशिया के पास है, जो अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे जासूसी करते रहते हैं और सबसे बड़े परमाणु हथियार लेके चलती है। मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमिकली छोड़ दो, आर्थिक रूप से छोड़ दो, लेकिन अगर आप सैनिक रूप से आते हो तो आज भी रशिया बहुत बड़ी शक्ति है, एक सबसे बड़ी शक्ति है, और उसका सबसे शक्तिशाली नेता व्लादिमीर पुतिन है, जो 20 साल से पहले पावर में है, 2000 से ही पावर में है, और 2020 तक पावर में रहे, और 2020 में अभी उन्होंने अगले 20 सालों के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए भी, मतलब 2040, 37, 38 तक उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति नियुक्त करा लिया है या घोषित करा लिया है। हालांकि इस बार उनका अपोज या विरोध हुआ था, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ, लेकिन अपोज हो विरोध के बावजूद भी वो शक्ति में है और रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़े होने वाले कोई खास बड़े नेता नहीं है, और जनता में काफ़ी अच्छी उनकी एक रीच है, पहुंच है, जिसके कारण उनको काफ़ी पसंद किया जाता। अपोज भी हुआ था, जनता ने भी किया था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाया कि वो छोड़ दें। तो फिलहाल के लिए तो यही कंडीशन या परिस्थितियाँ हैं। आलोचक या आलोचनाएं कहती है, जो क्रिटिसिज्म है रशिया का, वो ये कहता है कि उसके उनके अनुसार, आलोचनाओं के अनुसार, क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग, रूस एक भ्रष्ट या करप्ट कंट्री है, देश है। यूं कह लो कि आपने शायद सोवियत संघ का विघटन वाली जो मेरी वीडियो है नहीं देखी होगी, डिसइंटीग्रेशन, उसमें देखना, जब शॉक थेरेपी वाला एक आया था जिसमें मैंने बताया था इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल, जिसमें यह बोला था कि रूस के औने पौने दामों पर सारे उद्योग बेच दिए गए। तो जिन उद्योगपतियों को बेचे थे, तो यूं कह लो रूस के जितने भी उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है और नेता जो पॉलिटिशियन है, इनके रिलेशन या संबंध ही, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस, उद्योगपति और नेताओं के संबंध, रिलेशन ही राजनीति को, पॉलिटिक्स को चलाते हैं, एक्सेस करते हैं। बाकी वहाँ कोई खास किसी का पॉलिटिक्स में नहीं, ये सब मिलके ही सांठ गांठ आपस में एक दूसरे साथ मिलकर या रिलेशन करके ही पॉलिटिक्स
इसको चला लेते हैं, सारी पावर को इस्तेमाल या यूज़ करते हैं शक्ति को। इसी कारण वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन भी पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर गरीबों की हालत कुछ खास सही नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अब बढ़ते इस वीडियो में आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बचे हैं। तो 12th क्लास रूस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कि अब रूस की कैसे एक राइज हुआ है, क्योंकि एक बार विघटन के बाद वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, नीचे आ गया था। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के अनुसार रूस की रैंकिंग अर्थव्यवस्था की 11वें या 11th रैंक पर है। हालांकि ये बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि भारत की खुद की 5वें स्थान पर है। भारत खुद 5वें स्थान पर है, लेकिन रूस की इतनी बड़ी क्षेत्रफल होने के, इतना बड़ा एरिया देश होने के बाद भी वो 11वें स्थान पर ही। उसकी इकोनॉमी ही उसको पुल बैक करती है, उसको वापस खींचती है एक महाशक्ति बनने से। अगर उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका जैसी हो तो वो अमेरिका से भी बहुत बड़ी महाशक्ति हो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी उसे खींच लेती है वापस। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत बड़े क्षेत्र पर काम कर सके। सीरिया संघर्ष। ड्यूरिंग द सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, एक वक्त ऐसा आया था 1991 से कि रूस एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल चला गया था और 2014 तक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। 2014 सीरिया संघर्ष, सीरिया में गृह युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, एक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका अपना कुछ मकसद साधने के लिए कि भैया किसी तरह सीरिया के राष्ट्रपति की सरकार गिर जाए और अमेरिका की कठपुतली सरकार, पपेट गवर्नमेंट आ जाए, पूरी कोशिश थी। लेकिन इसी दौरान तब तक रशिया थोड़ा राइज बैक कर चुका था, यूं कह लो थोड़ा उभर चुका था, तो वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट में रशिया इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया फिर से एक पावर की तरह, एक शक्ति की तरह उभर के आता है और अमेरिका वगैरह का पूरा खेल बिगाड़ कर रख देता है। तो ये मान लो कि जैसे ही रशिया का एंटर या प्रवेश होता है, काफ़ी रशिया के खिलाफ साजिश की, तुर्की ने विमान गिराया, अमेरिका ने, लेकिन फिर भी रशिया वहाँ सीरिया के जो राष्ट्रपति की सरकार उसे गिरने नहीं देता है। सीरिया कॉन्फ्लिक्ट से रशिया फिर से राइज बैक करता है या फिर से उभर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। एक सबसे बड़ी कमी रशिया के पास क्या है, देखो सबसे बड़ा देश है और समुद्र तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, वहां पे गर्म पानी का बंदरगाह नहीं है, वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। देखो गर्म पानी का बंदरगाह क्या होगा, क्योंकि उसका ज्यादातर जितने भी बंदरगाह है वो बर्फीले क्षेत्र में है। बर्फीला समझते हो, उसका ज्यादातर समुद्र का एरिया जमा हुआ है। जमा हुआ है मतलब वहां साल के 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है, तो वहां से वो हर वक्त व्यापार, बिजनेस, ट्रेड नहीं कर सकता है। अब उसको चाहिए कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, व्यावसायिक एक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा बंदरगाह, जिससे वो पूरे साल के 365 दिन, जहां से पूरे साल व्यापार कर सके, उसे को रोक ना सके। एक ऐसा बंदरगाह चाहता है रशिया। इसीलिए 2014 में रशिया ने एक और प्लानिंग करी। हालांकि नाटो देश सोच रहे थे ऐसा ना हो, लेकिन यूक्रेन जो उसके पहले गणराज्य था, उसके क्रीमिया क्षेत्र को, क्रीमिया वहां पर एक जगह है जो काला सागर से लगती है, ब्लैक सी से, और ये ब्लैक सी वार्म वाटर, गर्म पानी का बंदरगाह है, जहां से 365 दिन काम करा जा सकता है, पूरे साल काम किया जा सकता है। तो ये जो काला सागर से क्रीमिया लगता था, रशिया ने बड़े इंटेलिजेंटली या रूस ने बड़े दिमाग के साथ इसमें काम किया। वहाँ के पुतिन तो सबसे ज़्यादा समझदार, शक्तिशाली हैं ही। उन्होंने इससे पहले कि वहाँ नाटो की सेना अमेरिका कुछ करे, पहले ही वहाँ पे जनमत संग्रह, रेफरेंडम करा के उस क्रीमिया को कंट्रोल में या नियंत्रण में या यूं कह लो कब्जे में ले लिया। क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया और क्रीमिया के जरिए अब वो ब्लैक सागर या काला सागर, काला सी, ब्लैक सी के जरिए वो अपना ऑपरेट, ये सब व्यापार कर सकता है। तो उसने बड़ा इसमें दिमाग लगाया और ये कर लिया। तो 12th क्लास अब देखते हैं कि जो रशिया का क्रीमिया का अधिग्रहण किया, उसने क्रीमिया पे कब्जा किया, वो क्यों किया और किस मकसद से किया। तो देखो 12th क्लास आप देख रहे होगे, ये सारा जो है ये बॉर्डर रशिया का है और ये यूक्रेन का है इधर का बॉर्डर। लेकिन अगर ये काला सागर का इतना सा पार्ट ये यूक्रेन और रशिया दोनों के पास है, लेकिन रशिया को यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वाला जो क्रीमिया का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है असली क्रीमिया का, ये वाला जो येलो पार्ट है जहाँ पर मेरी अभी फिंगर है बिल्कुल, इसको
कब्जा किया है उसने ताकि वो इस ब्लैक सागर तक पहुंच सके और यहाँ से वो अपने 24 घंटे 365 दिन मतलब पूरे साल व्यापार कर सके, क्योंकि ये गर्म पानी का बंदरगाह है जो पूरे साल खुला रहता है। रशिया के पास बाकी जितना भी समुद्र का एरिया है जो पीछे के साइड लगता है, इधर की आगे से बॉर्डर से इसके, वो सारा बर्फ़ से ढका रहता है साल में 9 से 10 महीने। इसीलिए रशिया को एक गर्म पानी का बंदरगाह चाहिए था और इसीलिए उसने इस क्रीमिया पे कब्ज़ा किया और इस प्रकार अब वो काले सागर से सारा व्यापार वगैरह कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गर्म पानी का बंदरगाह ना होना या वार्म वाटर पोर्ट ना होना रशिया के लिए कितना ड्रॉबैक या कमी थी। तो चलते हैं अब आगे। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट या विवाद चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये जो क्रीमिया का क्षेत्र है ये रशिया के ही नियंत्रण या कब्जे में है। यूक्रेन इस पर काफ़ी ज़्यादा वो करे जा रहा है, विवाद कर रहा है, लेकिन विवाद का कुछ नहीं होता। जिसकी सेना और जिसके कंट्रोल में हो उसी का माना जाता है। तो ये रशिया पर है। तो इस वक्त रशिया ऐसे मर्ज या राइज कर चुका है। अभी आगे देखना बाकी है कि क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि ये चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं। अब बढ़ते हैं ब्रिक्स की ओर। तो 12th क्लास आते हैं अपने टॉपिक ब्रिक्स पर। ब्रिक्स, इसके नाम जो है, इसके जो अल्फ़ाबेट है, ये हर अल्फ़ाबेट एक देश को रिप्रेजेंट करता है या इसको चिन्हित करता है। इसकी स्थापना होती है 2006 में। 2006 में ब्रिक एस्टेब्लिश हुआ। याद रखना, ब्रिक। 4 देशों ने इसकी स्थापना की, सिर्फ ब्रिक। ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया या भारत, सी फॉर चाइना या चीन। इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की, तब इसका नाम ब्रिक ही था। 2010 में एक 5वां देश, 5th कंट्री ऐड होती है, दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम साउथ अफ्रीका कहते हैं, और इसका नाम पड़ जाता है फिर ब्रिक्स। 5वां देश आ गया। 4 देश जो इसमें बड़े देश शामिल थे जिन्होंने जब इसकी शुरुआत हुई, ये चारों ही देश वर्ल्ड के बहुत बड़ा क्षेत्रफल रखते हैं। देखो, रशिया भी सबसे बड़ा देश है, चाइना 4थे नंबर का हुआ, इंडिया 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश हुआ, और ब्राज़ील भी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इंडिया से भी बड़ा है। तो आप मान सकते हैं कि ये 4 देश वर्ल्ड के बहुत बड़े देश या आकार के हैं, मतलब वर्ल्ड के बहुत बड़ा क्षेत्रफल, एरिया इनके पास मौजूद है। 45%, 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या का 45% भाग इन्हीं 5 देशों में रहता है। ये 5 देश सिर्फ 5 212 में से, और वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या का 45% इनके पास है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बाजार और कितने बड़ा मानव संसाधन जिसे आप बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, कि मानव भी अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन, तो वो कितना बड़ा पार्ट इनके पास, एक भाग मौजूद है मानव जनसंख्या का। तो यूँ मान लो कि आधी जनसंख्या तो इन 4-5 देशों में ही रहती है, और बाकी में तो क्या रहता होगा। तो सोचो जरा 5 देशों में कितनी बड़ी जनसंख्या रहती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बढ़ते हैं ब्रिक्स में आगे। तो 12th क्लास, इसको स्टार्ट करने से पहले ब्रिक्स के सम्मेलन कब कब हुए और कहाँ कहाँ हुए, उसके लिए एक पिक्चर आपके सामने आ रही होगी। इस पिक्चर को देखकर ब्रिक्स के सम्मेलन सारे नोट कर लेना कब कहाँ हुए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए ब्रिक्स के सम्मेलन कब कहाँ हुए, और लेटेस्ट वाला पूछेगा वो ज़रूर देख लेना कब कहाँ हुआ, वो आपके सामने आ गया। अब चलते हैं ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की तरफ। ज़्यादा कुछ इसके बारे में क्लियरली नहीं लिखा गया है, लेकिन जो कुछ आया है उससे सबसे बड़ी बातें जो आती है आपके सामने, सहयोग के द्वारा, बाय कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। ये देश एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे को मेल मिलाप करेंगे, आपसी लाभों को, जो इनके इंटरनल बेनिफिट्स हैं, उसको पारस्परिक म्यूचुअली विभाजन या डिवाइड कर लेंगे। मतलब ये देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ब्रिक्स वाले एक दूसरे का मेल मिलाप करेंगे, और इसी नीति अपनाएंगे कि इनके जो आपसी फ़ायदे हैं वो ये पारस्परिक एक दूसरे के साथ आपस में बांट ले, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ डिवाइड कर ले। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो पश्चिमी पूंजीवादी देश हैं, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, उनका जो आर्थिक एकाधिकार है, इकोनॉमिक मोनोपोली, क्या है कि वर्ल्ड की
विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर ये कुछ मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज, ये डेनमार्क, लक्समबर्ग, स्वीडन, जितनी भी वेस्ट यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में आने वाली कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों के एकाधिकार, खासकर की आर्थिक एकाधिकार, इकोनॉमिक मोनोपोली, इतनी बड़ी इकोनॉमिक मोनोपोली कि जिस पे मन करते उस पे प्रतिबंध लगा देते हैं। अमेरिका कभी किसी पे प्रतिबंध लगाता है, कभी किसी पे लगाता है, सारे देश उसका साथ देते हैं। तो इनका जो इकोनॉमिक मोनोपोली है, आर्थिक एकाधिकार है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट इनका काम करना, उसको बिल्कुल फिनिश कर देना कि भैया ठीक है, तुम अपने मोनोपोली रखो, हम अपना कुछ संगठन बनाकर आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि उसके खिलाफ काम करे। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WTO, विश्व व्यापार संगठन, इन पश्चिमी देशों का सिंगल हैंडेड एकाधिकार है। सिंगल हैंडेड मतलब एक छत्र राज करते हैं इन संगठन पर। ये IMF का तो हेडक्वार्टर ही USA में, WTO भले ही चलो यूरोप में, फिर वो भी पश्चिमी यूरोप। अब करे क्या? ये सारी संस्थाओं पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक, आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इन पर पश्चिमी देशों का ही कंट्रोल या नियंत्रण पाया जाता है। ये तो है ही अमेरिका में, इसके ऊपर भी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप WTO पर भी पूरा अधिकार जमा कर बैठे हैं। इसीलिए ये जो भी पॉलिसी नीति बनाते हैं उनसे डेवलपिंग कंट्री को कोई लाभ, या विकासशील कंट्री को कोई लाभ, बेनिफिट नहीं मिलता। ब्रिक्स के साथ जो ये कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, ये जो ब्रिक्स में 5 देश हैं, ये सिर्फ डेवलपिंग या विकासशील नहीं है, ये उच्च विकासशील, हाईली डेवलपिंग है। ये वर्ल्ड में राइज कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे आगे हैं, विश्व में सबसे आगे चलने वाले विकासशील देश हैं। इसलिए हालांकि डेवलप नहीं हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रियों में आगे रहने वाले या फॉरवर्डिंग लाइन में है, आप समझ सकते हो। तो इस कारण इन देशों ने मिलकर ये संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ताकि भाई हम आपस में ही समझौते करके, एक दूसरे का सहयोग करके, कोऑपरेट करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, और ये जो मोनोपोली है इससे अलग रहकर भी अपना विकास और डेवलप कर सके, इसके खिलाफ भी कुछ किया जा सके। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो 12th क्लास उद्देश्यों में ही हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। देखो, हालांकि मैं ये जानता हूं कि आप ये बात कहोगे, भाई देखो चाइना तो ब्रिक्स में है और चाइना लगातार इंडिया में इंटरफेयर या हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन मेरा काम ये बताना है कि इन्होंने उद्देश्य क्या बनाए हैं। अब वो पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये सारे देश एक दूसरे की एक दूसरे की या वन अदर कह लो, या ईच अदर के इंटरनल मैटर्स में, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक दूसरे की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। सॉवरेनिटी की स्पेलिंग अगर इंग्लिश वाले थोड़ा चेक कर लेना, मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। 2030 तक इनका एक बड़ा उद्देश्य है कि ये एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल या शक्तिशाली संगठन बन जाएगा ब्रिक्स, या बना देंगे, और ऐसा हो भी सकता है। देखो, ब्रिक्स एक बहुत शक्तिशाली संगठन बन सकता है, इसका बहुत बड़े कारण है। रूस अब उभर कर आ रहा है, सब जानते हैं रूस की सैनिक शक्ति को तो पहचान ही की जरूरत नहीं है, लेकिन रूस दोबारा से उभर रहा है। इंडिया, चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, बिगेस्ट इकोनॉमीज में से है, जो राइजिंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। ब्राजील का विकास या ग्रोथ भले ही तुम्हें स्लो लगता हो, लेकिन दक्षिण अमेरिका में सबसे फास्टेस्ट है। साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे ज्यादा विकास जो ग्रोथ हो रही है वो ब्राजील की है। ब्राजील भी अपने आप में इमर्ज या राइज कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये 2030 तक एक बहुत शक्तिशाली संगठन बन जाएगा या बन सकता है। अब आगे इन देशों के ऊपर है कि एक दूसरे का कैसे सहयोग या एक दूसरे कैसे मिलकर चलते हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक पर आगे।
तो 12th क्लासेस में बढ़ते हैं आगे। रूस और चीन, जो पिछला पॉइंट पढ़ाया था कि 2003 तक ये सबसे शक्तिशाली संगठन बन सकता है, उसमें ये वाला पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं थी, ये ज़रूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस चीन के पास वीटो पावर या वीटो शक्ति मौजूद है। ब्रिक्स जो 5 देशों का संगठन है, उसमें 2 देशों के पास वीटो पावर है। अगर ये चाहें तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब ये मत कहना भाई चीन तो इंडिया के अगेंस्ट में रहता है, लेकिन इस संगठन के 2 देशों के पास वीटो पावर या यूएनओ की स्थायी सदस्यता जो केवल 5 देशों पर है, इस संगठन के 2 देशों के पास मौजूद है या उनके पास है। 2014 में इन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। देखो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं सारे देश मिलके, और इनका मेन काम क्या था? वित्तीय सहयोग को मजबूत करना या मेक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन। इनका मकसद था कि भाई हम अपना ही एक बैंक बनाएं और जिससे हम एक दूसरे की सहायता करके एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत वित्तीय सहयोग, एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार करे, एक मंच तैयार करे। उसके लिए उन्होंने एक एनडीबी की स्थापना की, और ये एक वित्तीय सहयोग इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है। अब ये क्या काम करना चाह रहे थे उसके जरिए कि भैया ये एनडीबी किस किस चीज़ में सपोर्ट करेगा एक दूसरे को, या एक दूसरे की कहाँ कहाँ सहायता और सहयोग करेगा? स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी में, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और सिंचाई, इरिगेशन में आपसी सहयोग या म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, ये सारे देश एक दूसरे का करेंगे। इसके ज़रिए जितनी भी पैसे या फाइनेंसिंग की समस्या आती है, वित्तीय सहयोग की आती है, ये एक दूसरे के लिए इस बैंक के ज़रिए एक दूसरे को सहयोग या सहायता या कॉर्पोरेशन करेंगे। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो 12th क्लास ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव लास्ट एक इन्होंने एक और चीज़ बनाया, वो है CRA, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। इन्होंने एक इमरजेंसी के लिए एक रिजर्व, एक फंड का अरेंजमेंट किया। इसकी क्षमता इन्होंने $100 बिलियन तक बनाई कि इतनी क्षमता तक हम एक इमरजेंसी आकस्मिक निधि या अपने पास एक रिजर्व रखेंगे, और इसका काम होगा वित्तीय स्थिरता या यूँ कह लो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में बनाकर रखा जाएगा। इसको स्ट्रॉन्ग करेगा और मजबूत करेगा। एक फ़ंड बना लिया, इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत हो तो उससे निकाल सके। तो ये CRA भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है। अब बढ़ते हैं ब्रिक्स की चुनौतियाँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चुनौतियाँ ही मुझसे सबसे ज़्यादा पूछोगे आप, क्योंकि सभी लोग आके इसी सवाल पर अटक जाएंगे कि भैया ये ब्रिक्स में तो इंडिया चाइना का ही लड़ाई ख़त्म नहीं होती, तो क्या करें। तो इसी चीज़ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो 12th क्लास ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियाँ, चैलेंजेस टूवर्ड्स ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ऑनलाइन कोई शायद ना बता रहा हो आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सामने क्या चुनौतियाँ? सदस्य संख्या को बढ़ाना चाहिए। देखो इसकी सदस्य संख्या 5 तक सीमित हो गई है। हालांकि ये 5 बहुत बड़े देश हैं, चलो इनकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, लेकिन और भी ऐसे देश हैं जिनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसका इन्वॉल्व हो, ताकि इसका आकार, इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो। और जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ेगा, जैसे यूरो संघ में भले ही पहले 15 राष्ट्र थे, लेकिन करते करते उन्होंने 27 कर ली। सारे यूरोप के लगभग सारे देश शामिल करे। एक आधा जो अपनी मर्जी से नहीं आना चाह रहा वो एक अलग। तो ऐसे ही इसको अपना साइज़, अपने आकार, सदस्य संख्या को बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ाने से क्या होगा कि इसकी शक्ति भी लगातार बढ़ती रहेगी। दूसरा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी सदस्य राष्ट्रों के अपने राष्ट्रीय हित, जिसे आप नेशनल फेवर बोलते हैं, वो है। इनका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन फेवर नहीं है, इनके नेशनल हित है, और वो इतने बड़े हैं राष्ट्रीय हित कि उसके लिए इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कुछ नहीं है। चाइना वो 1 रोड 1 बेल्ट बना रहा है और पूरे विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है। उसका बस चले तो पूरे वर्ल्ड में ही अकेला चाइना बना दे। रशिया का नेशनल फेवर, नेशनल हित या राष्ट्रीय हित एक ही है कि किस तरह वो दोबारा से विश्व की सुपर पावर या महाशक्ति बन जाए और वर्ल्ड में उसका दबदबा हो जाए। इंडिया है, इंडिया ये सोचता है कि भैया मैं चाइना से किस तरह बचूं, या चाइना के सामने खड़े होने के लिए हमारा राष्ट्रीय हित है, पाकिस्तान चाइना से घिरे हुए, तो हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय हित में आती है। ठीक है। ऐसी ब्राज़ील है, वो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल या विकसित देश बनना चाहता है। साउथ अफ्रीका भी अपना विकास या अपना हित चाहता है। तो इससे पहले कि ये पांचों देश मिलकर एक संगठन के बारे में सोचें, ये अपने बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। तो इनका राष्ट्रीय हित
नेशनल फेवर जो ऑर्गेनाइजेशन का हित है या संगठन का हित है उससे बहुत बड़ा है और वो अलग है। इस कारण इस संगठन का भविष्य या उसके डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा लग नहीं रही होगी, क्योंकि इनके राष्ट्रीय हित एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से अलग उसी पे काम ये करते रहते हैं। तीसरी बात, इनके एजेंडा जो है ना, इनका जैसे चार्टर एजेंडा जो इन्होंने बना रखा, उसके विचार ही बहुत सीमित है, इनकी व्यू या थिंकिंग आइडिया ही सीमित है। ये सिर्फ 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं: जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वित्तीय सहयोग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मिलते हैं ये 3-4 बातें, इनके एजेंडे में जो व्यू है, जो आइडियाज़ है, वो ही लिमिटेड है, सीमित हैं, तो आगे काम कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे जैसे आपका दायरा, आपकी पूरी एक सोच बढ़ती है, तभी तो आपका कार्य, आपका क्षेत्र बढ़ता है। वरना इनके आइडिया सीमित है, इनके विचार सीमित है, तो इसी पे इनकी बात चलती रहती है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक संगठन को मजबूत या बड़ा होने के लिए उसके एजेंडे के विचार भी बहुत व्यापक या यूँ कह लें ब्रॉड होने चाहिए। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे और सबसे इंपॉर्टेंट इशू पर। तो 12th क्लास चैलेंजेस में से सबसे बड़ा चैलेंज आया है, वो आपने पहले भी सोचा होगा, लेकिन अब मेरे से पूछो इससे पहले मैं बता देता हूँ। भारत चीन विवाद और सीमा विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना एंड बॉर्डर इशू ऑफ या बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया चाइना, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस संगठन के लिए सबसे बड़ी बाधा है इसके विकास में, इसके डेवलपमेंट में। इस बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये संगठन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इंडिया चाइना आपस में लड़ते रहेंगे। डोकलाम विवाद, अभी लद्दाख में इनका सीमा विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा भारत ने काला ब्लैक टॉप पर, काले टॉप पर एक कब्जा कर लिया। लद्दाख के हमारे क्षेत्र खास करके गलवान घाटी पर वो लगातार हस्तक्षेप करे जा रहा है फिंगर एरिया पर। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है कि फिंगर एरिया पर, पेंगोंग झील पर हमारी कब्जा करना चाहता है। चीन का एक ही मकसद है, किसी तरह से दूसरे के क्षेत्र पे लगातार कब्जा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जब तक चीन की ये विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी एक्सपेंशन, कि जहां जितनी नीति जगह मिले उसे कब्जा लो, तब तक चीन ये इसे नहीं त्यागेगा, तब तक इंडिया और चाइना में कोई इशू या कोई मुद्दा सॉल्व या समाधान नहीं हो सकता। और जब तक नहीं हो सकता तो ये एक संगठन में रहकर भी एक दूसरे के खिलाफ ही जाएंगे। एक दूसरे का सहयोग क्यों करेंगे जब दोनों को एक दूसरे से ही नफरत हो रखी है? चाइना को चाहिए इंडिया की सारी जमीन को कब्जा ले, इंडिया सोच रहा है मैं सुरक्षा कर लूं। तो ये एक संगठन में रहकर एक साथ काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रशिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि यार ये मिल जाए, लेकिन चाइना की पॉलिसी, चाइना की नीति नकारात्मक है, नेगेटिव है। चाइना एक नकारात्मक सोच का देश है जिसका एक ही मकसद है विस्तार, एक्सपेंशन, बढ़ो, सारे देशों पे ज़मीन पे कब्जा करो। और वो भी चाहता है कि इंडिया की ज़मीन पे कब्जा कर ले। तो इंडिया एक ऐसा देश है जो इस संगठन में भी है, वो क्यों अपनी ज़मीन को हम अपने ऐसे कुर्बान करेंगे? तो इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, विवाद है, ये कभी भी इस संगठन को इतना आगे नहीं जाने देगा जितना कि ये सोच रहे हैं, और जा भी नहीं सकता। अभी विवाद के बीच में अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका स्पष्ट कह रहा है कि रशिया को छोड़, इंडिया को कह रहा है कि रशिया को छोड़, हमारे साथ आ जा, हम चाइना को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन रशिया हमारा पुराना मित्र, हम ऐसे कैसे छोड़ दें? लेकिन रशिया भी एक न्यूट्रल भी नहीं हो रहा, कभी चाइना का सपोर्ट करता है, कभी इंडिया करता है। छोड़ दे चाइना को, जाने दे चाइना। चाइना के साथ जो गया है, चाइना ने आज तक उसको धोखा दिया है। इसलिए चाइना इज़ नॉट रिलायबल, एक विश्वास वाला कंट्री नहीं है, रिलायबल कंट्री नहीं रही। और जो उस पर विश्वास करता है उसने धोखा ही खाया है। इंडिया ने भी खाया है, रशिया ने भी खाया है, और भी बाकी देशों ने खाया। तो ऐसी एक समस्या के बीच में ये दो देश जब आपस में डिस्प्यूट, विवाद में लगे हैं, तो कैसे विकास करेंगे, संगठन में रह के कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल काम है और ये सबसे बड़ी चुनौती, ये चैलेंज है ब्रिक्स के सामने। तो 12th क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रिक्स का और रशिया का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। नए टॉपिक हैं, इसीलिए बड़े आराम से इसके नोट्स बना लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।